सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का किया गया है गठन। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति के निर्माण से सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने में मिलेगी मदद। बायोटेक वर्ल्ड एविगेशन के कृषि ड्रोन पर ऋण देना एसबीआई। किसानों को उचित दाम और कम ऋण पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई और ड्रोन निर्माता कंपनी बायोटेक वर्ल्ड ने किया करार। कृषि ड्रोन खरीदने वाले किसानों को बैंक बाजार दर से 3% कम में मिलेगा ऋण। भाजपा ने मंगलवार को एक शोध रिपोर्ट के हवाले से कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर में हुआ है विकास। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पूर्वोत्तर की पाइन एप्पल का विदेशों में किया जा रहा है निर्यात। हीरा मॉडल त्रिपुरा में और समृद्धि करेगा सुनिश्चित। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचार के बारे में और जानकारी के लिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति पर एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार द्वारा भारत के सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सहकारिता की मजबूती के लिए कदम। पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण 2516 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक ईआरपी आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर 63,000 कार्यशील पीएसीएस ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। पीएसीएस के लिए मॉडल उपनियम, पीएसीएस को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां परिचालित किया गया। सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में पीएसीएस सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी एसपीवी के बीच समझौता, ग्रामीण स्तर पर ई सेवाएं प्रदान करने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस नीति निर्माण में हितधारकों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों के एक प्रमाणिक डेटा भंडार की तैयारी आरंभ हो गई है। राष्ट्रीय सहकारी नीति सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के लिए नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। केंद्र प्रशासित एमएससीएस अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए दीर्घावधि कृषक सहकार, डेयरी के लिए डेयरी सहकार और मत्स्य पालन के लिए नील सहकार जैसी नई योजनाएं आरंभ की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीजीटी एमएसई योजना में एमएलआई के रूप में अधिसूचित किया गया। सहकारी समितियों को जीईएम पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई। लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकेंगी। सहकारी समितियों पर अधिभार में कमी। 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर में कमी। सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। आईटी अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत राहत। लेन देन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया। नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर कम करना। केंद्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक 15% की निम्न फ्लैट कर दर वसूलने की घोषणा की गई।
PACS और PCARDBS द्वारा नकद में जमा ऋण की सीमा में वृद्धि। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रति सदस्य 20,000 से 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई। TDS के लिए सीमा में वृद्धि। केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने की घोषणा की गई। चीनी सहकारी मिलों को राहत। चीनी सहकारी मिलों को किसानों को गन्ने के अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर के अधीन नहीं लाया जाएगा। चीनी सहकारी मिलों के पुराने लंबित मुद्दों का समाधान। केंद्रीय बजट 2023-24 में चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। नई राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति की स्थापना MSCS अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। नई राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नई शीर्ष राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति की स्थापना सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSCS अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार को किसान हितैषी बताया और कहा कि फसल बीमा की योजना लाकर मोदी सरकार ने जता दिया कि किसानों के लिए सरकार कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। आज किसान अपनी संतान की तरह अपनी फसल की रक्षा करता है। उसको चिंता होती है कि मेरी फसल का क्या होगा। उसको चिंता होती है उस किसान को उसकी फसल के भाव की, उसके फसल को मंडी तक ले जाने की, उसके उचित बेचान करने की, उसको जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने की। उसको चिंता होती है उसकी बाढ़ की। वो कैसे अपनी फसल की रात दिन मेहनत करता है। जब पिछले कार्यकाल में इसी संसद में पूरे देश में ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, किसान की फसल बर्बाद हो गई, तब पूरे देश के और राजस्थान के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए कि किसान की फसल बर्बाद हो गई, NDRF से कुछ मदद करिए, राष्ट्रीय राहत आपदा कोष से। उन्होंने कहा अधिकारियों को बोले नियम बना हुआ है संसद में कि 50% से ऊपर का खराब होगा तो ही मेरी सरकार कोई मदद कर पाएगी। तब प्रधानमंत्री जी के एक वाक्य ने किसानों का दिल जीत लिया। बोले संसद में 1 या 10 कानून भी किसान के लिए बदलने पड़ेंगे तो मेरी सरकार बदल देगी। और पहली बार 50% खराबे की जगह 33% किया गया और किसानों के लिए सरकार के खजाने खोल दिए गए। जोशी ने कहा कि किसान सम्मान योजना से किसानों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। जिन्हें कभी चुनाव में वादा नहीं किया कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसान को 6,000 रुपया डालूंगा, उसके खाते में दूंगा। आपको कल्पना नहीं होगी, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हो, लेकिन आज किसान को खाद और बीज लाने के लिए जब वो साहूकार के पास जाता है, ब्याज से लेकर आता है, तब वो कैसे अपना गुजारा बसर करता है, उसकी चिंता को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने चांदी के चम्मच में पानी पिया है। लेकिन किसान का दर्द समझता है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मेरी सरकार साल के 6,000 रुपए देगी। आपने 2.25 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। और खास बात यह है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो खेत में काम करती है, 3 करोड़ हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं। 54,000 करोड़ महिला हमारी मातृशक्ति के सीधे खाते में गए। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि मोदी सरकार सॉइल हेल्थ योजना लाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति की पहचान सुनिश्चित कर रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मेरी भारत माता के सीने में हमारा किस प्रकार से खाद के माध्यम से उसकी स्वच्छता के लिए ध्यान रखा जाए। 23 करोड़ किसानों ने मिट्टी का परीक्षण किया। 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिला। 38 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लाभ मिला। 1260 मंडियों की स्थापना, ई मंडी की स्थापना हुई है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस आत्मनिर्भर अन्नदाता को बनाने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने बाजरा के लिए एक पत्र लिखना था खाली भारत सरकार को। आज राजस्थान का किसान औने पाने दामों में उसको बाजरा बेचना पड़ रहा है। आज सब्सिडी का 2 लाख करोड़ रुपया किसान के पास जाता है। चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि मिलेट्स के इस्तेमाल से देश स्वस्थ होगा। हमारा मोटा अनाज जो 60 के दशक में हमारी थाली से गायब हो गया था,
हमारी थाली में गेहूं और चावल आ गया था। आज इस मिलेट ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 70 देशों ने इसका समर्थन किया। श्रीअन्न योजना इस 2023 में आप भली आलोचना करो, लेकिन आप भी अगर इसका टेस्ट करोगे तो आपका शुगर, जो बीपी शुगर बढ़ जाता है, वो कंट्रोल में रहेगा। इसका लाभ ले। योजनाओं का लाभ तो चोरी छुपे करते लेते ही हैं, टीका भी चोरी छुपे लगाते हैं, तो इसका भी मोटे अनाज का भी लाभ ले। आपका सेहत ठीक रहेगा तो देश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दुनिया के लिए सोचते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मान के चलते हैं, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। किसानों को उचित दाम और कम ऋण पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेक वर्ल्ड ने हाथ मिलाया है। इस संबंध में मंगलवार को दोनों संस्थानों के बीच एक करार हुआ। देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि ड्रोन पर ऋण देगा एसबीआई। किसानों को उचित दाम और कम ऋण पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एक साथ आए हैं। इस संबंध में मंगलवार को दोनों संस्थानों के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत एसबीआई ने तय किया है कि आयोटेक वर्ल्ड कंपनी से कृषि ड्रोन खरीदने वाले किसानों को बैंक बाजार दर से 3% कम में ऋण देगा। ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेक वर्ल्ड कंपनी के सह संस्थापक ने कहा कि आयोटेक वर्ल्ड एविएशन के ग्राहकों को एसबीआई बिना कुछ गिरवी रखे बाजार दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ब्याज में 3% का रियायत भी बैंक देगा। यह छूट भारत सरकार के कृषि ढांचा निधि के तहत दिया जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए कृषि ड्रोन वरदान साबित होने वाले हैं। एसबीआई की ओर से दी जाने वाली ऋण सुविधा उन किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जो संस्थागत वित्त सुविधा के अभाव में ड्रोन नहीं खरीद पा रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोटेक वर्ल्ड एविएशन के एग्रीबोट ड्रोन को भारत का सबसे पहला डीजीसीए टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोटेक एविएशन को यह सर्टिफिकेशन जून 2022 में प्रदान किया था। आयोटेक वर्ल्ड एविएशन के सह संस्थापक ने कहा, ड्रोन खेती में लगने वाले उर्वरक और कीटनाशक के सर्वोत्तम इस्तेमाल में सहायता करते हैं, जिससे खेती की लागत कम होती है। कृषि ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ पैदावार की वृद्धि में सहायक है, बल्कि काफी समय भी बचाता है। गौरतलब है कि आयोटेक वर्ल्ड एविएशन की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। यह कंपनी कृषि ड्रोन बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को एक शोध रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर में काफी विकास हुआ है। आज यहां की जनता का मनोबल काफी बढ़ा है, क्योंकि उन्हें सही व्यवस्थाएं मिली हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा त्रिपुरा को हीरा की संज्ञा दिए जाने को लेकर कहा कि उन्होंने हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रोडवे, रेलवे और एयरवेज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये हीरा मॉडल त्रिपुरा में और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। बजट में बेहद व्यवस्था ली, इसकी वजह से आज सारे प्रदेश ने अपने उपार्जन में, उत्पादन में भी उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। उसी हिसाब से आज त्रिपुरा में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हीरा है त्रिपुरा, यानी कि हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, सारे प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी वजह से आज त्रिपुरा ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज त्रिपुरा की उत्पादित अलग अलग आइटम, पाइनएप्पल से लेकर अलग अलग आइटम को दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। यानी कि पहचान सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में बनाने का उन्होंने काम किया है। ये डबल इंजन सरकार की वजह से ये संभव हुआ है। त्रिपुरा में बचे हुए हर नागरिक को अभी जो उनको इज्जत मिला है, जो उनको सामाजिक सुरक्षा मिला है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिला है, इसके वजह से आज त्रिपुरा का चेहरा बदल चुका है। और गुजरात गंज में हो रही G20 की पहली पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पर्यटन कार्य समूह की बैठक और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल है। उन्होंने डिजिटल लेन देन और स्थानीय समुदाय के आर्थिक लाभों को बढ़ावा देने की भी बात कही। The tourism working group meeting
and Tourism Ministerial meeting will open a window to reflect on sustainable tourism. The Tourism Working Group will have an opportunity to reflect upon how to shape new attractive models and practices inspired by responsible travel and universal access. While विलुप्त होने की कगार पर खड़े जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु कश्मीरी हिरन, जिसे हंगुल भी कहा जाता है, इन दिनों खासी परेशानी में है। घाटी में बर्फबारी के चलते हंगुल के आहार का संकट भी बढ़ गया है। ऐसे में दाचीगाम नेशनल पार्क के अधिकारियों ने हंगुल के लिए आहार की व्यवस्था तेज कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों के लिए स्थितियां चरम पर पहुंचा दी हैं। ठंड की वजह से कश्मीर घाटी का आलम ही बदला सा है। जंगल ठंडे और सूखे पड़े हैं, जहां हरियाली का नामो निशान मौजूद नहीं है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी ने हरी घास को जैसे गुम कर दिया है। इससे ऊपरी इलाकों में भोजन की कमी पैदा हो गई है। इसका सीधा असर यहाँ के वन्य जीवों पर बेहद बुरा पड़ा है। यही नहीं, बेहद दुर्लभ हिमालयन रेनडियर यानी हंगूल के लिए भी ये मौसम अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। लिहाजा दाचीगाम नेशनल पार्क के अधिकारियों ने अत्यधिक सर्दी के दौरान हंगूल और अन्य जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। हम पहले से ही ये तैयारी करके रखते हैं कि जब स्नोफॉल आएगा तो उनके लिए ऊपर खाना नहीं मिलता है सर, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं हर रोज सुबह सवेरे में भी जब हम खाना डालते हैं, फिर हम शाम को आते हैं। अगर इन्होंने खाया होगा तो हम दूसरी बार इनको डालते हैं सर। हमारे अफसर लोग भी तैयार रहते हैं इनके लिए। हम उनको बोलते हैं सर कि हमें खाना खत्म हो गया, वो दूसरी गाड़ियाँ भेजते हैं सर। दाचीगाम नेशनल पार्क के अधिकारियों के मुताबिक वे उन जगहों की पहचान करते हैं जहां हंगुल की बड़ी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद वे चिन्हित स्थानों पर भोजन रखते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान में भारी बर्फबारी की स्थिति में हंगुल के लिए ताजी सब्जियां और घास के लिए तैयार स्टॉक भी रखा है। वे कहते हैं कि बर्फबारी के पूर्वानुमान के साथ ही वे गाजर, शलजम और गोभी सहित अन्य सब्जियों का अच्छा स्टॉक अपने पास रख लेते हैं ताकि वे हंगुल के भोजन के लिए व्यवस्था कर सकें। ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर वो खास जगहें या वो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड प्लेसेस कौन सी हैं जहां पे हंगुल विजिट करता है, तो वहां पे जो है हम बेसिकली जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन के थ्रू जो है फीड जो है स्कैटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, राइट। कश्मीरी बारासिंगे हंगुल के लिए पूरे नेशनल पार्क में खास जगहों पर ताजी सब्जियां और नमक को रखा जाता है। नमक की वजह से हंगुल और अन्य वन्य जीवों में कैल्शियम का स्तर बरकरार रहता है और गंभीर ठंड के दौरान जीवित रहने में मदद करता है। जब ज्यादा बर्फ होता है सर, उस टाइम के लिए बादशाह भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। एक एक दिन में या दो दिन के बाद नमक ही डालते हैं। उसके लिए मतलब नमक में मिनरल्स होता है, इसके लिए फायदा होता है। जैसे हमको भी फायदा होता है कुछ खाने के लिए, हम चल सकते हैं। हंगुल एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और कश्मीर में इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। नर हंगुल के सींग और भारी छाल उसकी विशेषता है। मादा हंगुल के सींग नहीं होते। ये भारतीय उपमहाद्वीप में लाल हिरण समूह का एकमात्र उत्तरजीवी है और इसकी आबादी में वर्षों से गिरावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब मंडी भाव की बात करेंगे। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 7 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो दाहोद और जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद और सावरकुंडला मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 6 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,450 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,470 रुपए। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 फरवरी को अरंडी का भाव था 6,950 रुपए।
7 फरवरी को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 6,940 रुपए पर हुए, जबकि जम्बूसर मंडी में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। 6 फरवरी को यहाँ अरंडी का भाव रहा 5,100 रुपए। 7 फरवरी को उसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 5,600 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं सावरकुंडला मंडी में 6 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,635 रुपए। 7 फरवरी को उसके सौदे 17 रुपए टूटकर 6,618 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 फरवरी को अरंडी 6,800 रुपए पर बिकी। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,59,60,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात और राजस्थान की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो बाड़मेर और गोलूवाला मंडी में ग्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि धनेरा और जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धनेरा मंडी में 6 फरवरी को ग्वार का भाव रहा 5,480 रुपए। 7 फरवरी को उसके भाव में 105 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 5,375 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 फरवरी को ग्वार का भाव था 5,800 रुपए। 7 फरवरी को उसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 5,900 रुपए पर हुए। राज्य की ही गोलूवाला मंडी में इसी तरह ग्वार के भाव में तेजी दर्ज की गयी। यहाँ 5 फरवरी को ग्वार का भाव था 5,490 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 109 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,600 रुपए पर। जयपुर मंडी में 6 फरवरी को ग्वार का भाव रहा 5,542 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव 155 रुपए लुढ़क कर 5,387 रुपए पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,94,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,257 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 83,796 टन की बढ़ोतरी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसमी खेती के बारे में, कैसे किसान रखें इस मौसम में अपने खेतों का ध्यान। पश्चिमी पंजाब में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अब किसान टमाटर के खेतों से सरकंडा या प्लास्टिक की शीट्स हटाएं और खेतों में सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय सरसों में सिंचाई न करें। पंजाब के असमतल इलाकों में गेहूं को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। यहीं इस मौसम में गन्ने में हल्की सिंचाई करें। पंजाब के असमतल इलाके में ही आलू में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देते ही प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें।
इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ये समय सूरजमुखी की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ 6 से 8 सप्ताह की हो चुकी प्याज की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। यही इस समय गन्ने की मध्यम और देर से तैयार होने वाली किस्मों की कटाई और पेराई का काम करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ही सरसों को कीटों से बचाएं। मध्य पंजाब में भी सरसों को कीटों और आलू को रोगों से बचाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में किसान बैंगन के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ टमाटर और मिर्च के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। यही इस मौसम में पालक, धनिया और मेथी की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान इस समय आलू को रोगों से बचाएं। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में लगातार छठी बार केंद्रीय बैंक ने इजाफा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट अब 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। इससे पहले 3 दिनों तक आरबीआई की एमपीसी की अहम बैठक चली। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2023-24 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 5.6% रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% की संभावना है। सोशल मीडिया पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि ट्राई ने ग्राहक का केवाईसी निलंबित कर दिया है और सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस नोटिस को झूठा करार दिया है और कहा है कि बीएसएनएल कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसदीय नियमों के तहत सदस्य पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कांग्रेस नेता पर सदन में गलत तथ्य रखने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कार्रवाई की मांग की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2021 में आयोजित की गई यूनिटी इन क्रिएटिविटी प्रतियोगिता में देशवासियों द्वारा अभूतपूर्व जन भागीदारी दर्शाई गई। देश भर में 5 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें से 272 विजेताओं का चयन किया गया। दिल्ली में मेयर चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल और एमसीडी के प्रोटेम स्पीकर को नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है। और इसके साथ ही आप हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।